हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल इन मैनेजमेंट। तो आप पहले जानते हैं कि ये हेनरी फेयोल है कौन। तो हेनरी फेयोल, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक नया परसेप्शन हमें दिया था। इन्होंने जनरल थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब में अप्लाई करी जा सकते थे। इनकी विजन थी कि ये जो मैनेजर्स की एफिशिएंसी है ना उसको मैक्सिमाइज कर दे, उसको टॉप लेवल तक बिल्कुल सबकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे। आज के समय में जो फेयोल्स की थ्योरी है इसको मैनेजमेंट प्रैक्टिस करता है ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करा जा सके और रेगुलेट करा जा सके। तो ये है हमारे हेनरी फेयोल, जो कि क्या है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनके फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जिसमें से फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। अभी डिवीजन ऑफ वर्क कहता है जैसे कोई भी टास्क होता है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे वर्कफोर्स में बांट देना चाहिए। तो इससे क्या होती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। और जब कोई एक इंसान काम बार बार करता है तो उसकी एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन भी उस काम में बढ़ जाता है। इसका एक एग्जांपल देखिए, आप लोग कभी बैंक गए हो तो एक डेस्क होती है जहाँ पे सारे चेक्स लिए जा रहे होते हैं, दूसरी डेस्क होती है जहाँ पे सारे पैसों का विड्रॉल किया जा रहा होता है, तीसरी चेक्स होती है जहाँ पे लोन का काम किया जा रहा होता है। तो हर एक इंसान की एक सीट असाइंड है और वो इंसान वो वर्क रिपीटेडली बार बार कर रहा है जिससे वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है। और जब हम किसी चीज को बार बार करके उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वर्कर्स की क्या बढ़ती है या हमारी क्या बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और स्पीड बढ़ती है। ये मैनेजमेंट एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल दोनों के लिए एप्रोप्रिएट है, ये जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है। सेकेंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, या फिर इसको हम लोग ड्यूटी भी कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी जो ड्यूटीज होती हैं। तो ये दोनों जो मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स होते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी से क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज है वो रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं और बनते हैं कि वो अपना काम पूरा करे टाइम पे अपने लीडर की गाइडेंस में। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एक इंसान है तो उसके पास इक्वल अथॉरिटी और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी अथॉरिटी और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैच करनी चाहिए। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसी एक एम्प्लॉय को मैनेजर ने काम सौंपा कि तुम्हें 20 यूनिट्स बनानी है। तो ये क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। पर अब यूनिट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको खरीदने की अथॉरिटी नहीं दी हमने, हमने अथॉरिटी नहीं दी। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो उस एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो मटेरियल खरीद पाए, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करेगा। और उसके बाद उसको मिल जाएगा एक्सक्यूज कि उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी तो वो काम पूरा नहीं कर पाया और वर्क डिले होगा। इसलिए हमें अगर कोई हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो मैचिंग अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अब ऐसा हो गया कि हमने बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंसान के पास इतनी नहीं है लेकिन हमने अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, तो वो क्या करेगा, अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है। तो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज एसेंशियल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना हम कुछ भी टास्क को या कोई भी काम को अकम्प्लिश कर ही नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट की, किसी भी टास्क की जो कोर वैल्यू होती है ना, सक्सेस की कोर वैल्यू भी आप कह सकते हो डिसिप्लिन होता है। जो गुड परफॉर्मेंस है और सेंसिबल इंटर रिलेशन है, इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट का काम इजी हो जाता है, वो इजीली अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट को फायदा हो गया। अब एम्प्लॉयज को क्या फायदा होता है कि उनका आपस में अच्छा बिहेवियर है, तो उससे जो उनका करियर है वो
बहुत आराम से प्रोग्रेस करता है। अब डिसिप्लिन दोनों का होना चाहिए, एम्प्लॉयज को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए और बेस्ट काम करना चाहिए, और जो मैनेजमेंट है उन्हें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ना चाहिए और एम्प्लॉयज के साथ ही काम करते रहना चाहिए। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एक एम्प्लॉय है तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस देगा वो एक ही बॉस देगा और एक ही बॉस की कमांड एम्प्लॉय फॉलो करेगा। अगर मानो ऐसा हो गया कोई एम्प्लॉय है उसके दो बॉस हैं, एक ने कहा प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करो, दूसरे का जल्दी प्रोडक्ट बना दो, तो इस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है तो काम जल्दी ना हो शायद, और अगर वो जल्दी कर रहा है तो शायद क्वालिटी डिक्रीज हो जाए। तो इस केस में क्या हुआ कि एम्प्लॉय कंफ्यूज हो गया कि अब किस बॉस की बात माने, और जब ये बॉस को पता चलेगा तो हो सकता है उन दोनों बॉस के बीच में क्या हो जाए, ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ईगो क्लैशेस हो जाए, वो दोनों कहें नहीं मेरी बात मानो, नहीं मेरी बात मानो। तो इसको अवॉइड करने के लिए हेनरी फेयोल ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉय है उसे सिर्फ एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, एक एक्टिविटी में एंगेज है, उन सबका सेम गोल होना चाहिए, वन गोल होना चाहिए और वन मोटिव होना चाहिए, और जितने भी कंपनी के लोग हैं सबको उस गोल को, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए। मतलब जो उनका काम है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कंपनी का गोल है प्रॉफिट इंक्रीज करना, तो कंपनी के जितने भी लोग हैं सबका मेन गोल क्या होना चाहिए, प्रॉफिट इंक्रीज करना। अगर कंपनी का गोल है कि उसे अ, इस बार सेविंग्स ज्यादा करनी है, फाइनेंस बचा के चलना है, क्वालिटी पे फोकस करना है और कम पैसे में प्रोडक्ट बेचना है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का यही गोल है, सब अपने अपने लेवल पे इसी सेम गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। इट मीन्स वन डिपार्टमेंट शुड हैव वन प्लान ओनली। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट। अब जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनको एकजुट होके कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल है कि मानो कोई मैनेजर है, उसने लीव ली कल की, उसे किसी फंक्शन को अटेंड करना है अपने रिलेटिव के यहाँ। अब उसी समय कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, कल अर्जेंट मीटिंग फिक्स हो गई। अब इस स्थिति में जो मैनेजर है उसे क्या करना चाहिए, उसे अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके रिलेटिव का फंक्शन, उसको सप्रेस कर देना चाहिए, उसको नीचे कर देना चाहिए, और जो कंपनी का इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है, उसको आगे रखकर मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। सेम केस अगर मानो कोई एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम रॉ मटेरियल परचेज करो, तो जो बेस्ट जगह है जहाँ अच्छी क्वालिटी का और कम दाम पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसे वहां से रॉ मटेरियल लेना चाहिए। ये नहीं कि उसके भाई की दुकान है तो उसने वहां से ले लिया, भले ही चीप क्वालिटी का और महंगा सामान हो, तो फिर ये नहीं करना है। हमें हमेशा अपने इंडिविजुअल, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है या जनरल इंटरेस्ट है उसके लिए। सेवेंथ है रेम्यूनरेशन। अब देखो रेम्यूनरेशन क्या होता है, जो भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एक इंसान को मिलते हैं काम करने से, उसे हम लोग रेम्यूनरेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, या फिर हमें कोई अथॉरिटी मिलती है, ये नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी हमें रेम्यूनरेशन मिलते हैं। तो अब क्या है कि एक कंपनी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिले, जिससे जो उनके एम्प्लॉयज है वो एक कंसिडरेट, एक अच्छा लेवल ऑफ लाइफ गुजार सके। ये नहीं कि एम्प्लॉय से काम तो बहुत करा रहे हो लेकिन उनको सैलरी ही नहीं दे रहे हो, बेचारे भूखे मर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उनको भी कंपनी के लिए वो जितना काम कर रहे हैं, जितना एफर्ट्स दे रहे हैं, उस हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए। एट्थ है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। मतलब कि कोई छोटी सी कंपनी है तो उसमें 10 लोग काम करते हैं और एक बॉस है, तो जो बॉस है उसके पास सारी पावर है,
बॉस सारे चीज़ों को देखा गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी बॉस देखेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कितनी सेल्स होनी है, कहाँ फाइनेंस लगना है, सारी जितनी पावर है वो सब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके पास होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है, जब जो टॉप लेवल है वो पावर शेयर करे मिडिल लेवल के साथ, और मिडिल लेवल पावर शेयर करे लोअर लेवल के साथ। तो फिर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ पे इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इक्वली तो नहीं कहेंगे, मतलब टॉप लेवल के पास थोड़ी सी ज्यादा होती है, मिडिल लेवल के पास उससे कम, लोअर लेवल के पास सबसे कम, पर पावर का डिवीजन होता है तीनों लेवल्स पे। ऐसा नहीं कि सारी की सारी जो 90% पावर है कंपनी की वो टॉप लेवल के पास है। तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में पावर का डिवीजन होता है, और सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में जो पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल्स के पास होती है। तो अब ये क्या कहता है कि कोई भी जो कंपनी है वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है उसके बेसिस पे हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना सेंट्रलाइज कर सकते हैं और कितना डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं अपनी कंपनी को। हेनरी फेयोल stressed on the point that there should be a perfect balance between the hierarchy and division of power. Hierarchy मतलब सेंट्रलाइजेशन से, और डिवीजन ऑफ पावर मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से। इन दोनों के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो फेयोल ने इस प्रिंसिपल में हाईलाइट किया है कि हायरार्की स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना है हमें, टॉप से लेकर लोवेस्ट लेवल तक, टॉप टू बॉटम हमें हायरार्की फॉलो करनी है, ताकि जो हर एक एम्प्लॉय है उसे अपना इमीडिएट सीनियर पता हो और वो किसी को भी कांटेक्ट कर पाए जब भी नीड हो। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, समझो ये डी एक इंसान है, इसको बात करनी है जी से जो कि दूसरे डिपार्टमेंट का इंसान है। तो डी डायरेक्टली बात नहीं करेगा, डी क्या करेगा, अपने बॉस के पास जाएगा जो कि है सी। सी क्या करेगा, इस बात को अगर सॉल्व कर सकता तो कर देगा, वरना बी तक पास ऑन करेगा। बी क्या करेगा, ए तक पास ऑन करेगा। अब यहाँ तक भी नहीं सॉल्व होती तो ए ई को पास ऑन करेगा, ई एफ को पास ऑन करेगा, और फिर जाके जी को वो बात पता चलेगी। मतलब ये हायरार्की फॉलो होगी। अगर ए को सी से बात करनी है तो ए बी से बात करेगा, फिर सी से बात करेगा, डायरेक्टली बात नहीं करेगा। तो ये हायरार्की एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होनी चाहिए। बस एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब जब इमीडिएट एक्शन चाहिए, तो उसमें क्या है, गैंग प्लैंक है। गैंग प्लैंक का यूज करके जो डी है वो जी से डायरेक्टली बात कर सकता है अगर वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो हमेशा एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। 10th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का यहाँ मतलब है कि जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जितनी भी सामान है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी एक फिक्स्ड जगह होना चाहिए। मतलब हर एक इंसान के पास अपनी फिक्स डेस्क होनी चाहिए और हर सामान के पास अपना एक फिक्स्ड स्पेस होना चाहिए। जैसे कि स्कूल में तो हर टीचर का अपना स्टाफ रूम, अपनी डेस्क होती है ना। अगर किसी को इस मैम को ढूंढना है तो पता होगा कि ये सीनियर टीचर है तो शायद लास्ट बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर का जो स्टाफ रूम है उस पे ये वाली टीचर इस डेस्क पे मिलेंगी। अगर कोई बुक चाहिए हमें स्कूल में तो हमें पता है लाइब्रेरी में बुक मिलेगी। अगर हमें कोई खाना खाना है मतलब, तो फिर हमें पता है कैंटीन में मिलेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एक स्कूल में। यही सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में, जो हर टूल्स यूज होते हैं, हर मशीन की अपनी एक फिक्स जगह होनी चाहिए जिससे कि कोई टाइम वेस्ट ना हो। अगर किसी को कोई चीज ढूंढनी है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं घूमना पड़े कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। सबको पता हो कि यहाँ इस रूम में वो चीज रखी जाती है और वहां से जाके वो इंसान ले ले। ऐसे ही किसी को कोई इंसान को ढूंढना हो, किसी पर्सन तक कोई लेटर पहुंचाना है या मीटिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, तो पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट इस साइड है और यहाँ पे बॉस का कैबिन है, यहाँ पे एम्प्लॉयज की डेस्क है, डेस्क नंबर दिस पे वो इंसान मिल जाएगा। तो एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। A company should maintain a well-defined work order to have a favorable work culture. Positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity. A principle of order से क्या होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट
मेंटेन रहता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। 11th हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको हमें इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के जेंडर के ऊपर या फिर किसी के कास्ट के बेसिस पे, किसी के स्किन कलर के बेसिस पे, या किसी को कोई लैंग्वेज आती है नहीं आती है उसके बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना है। यह है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी कहते हैं। तो जो एम्प्लॉय है जब वो एक कंपनी में काम करता है तो वो जिंदगी भर इस डर में नहीं रहना चाहिए कि कभी भी उसको जॉब से निकाला जा सकता है। उसे एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कंपनी की ड्यूटी है। तो ये कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, विच मीन्स कि जब तक नेसेसरी ना हो तब तक हमें कोई भी एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से नहीं निकालना है, टर्मिनेट नहीं करना है। जिससे क्या होता है एम्प्लॉयज को एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस बनती है, एक सिक्योरिटी आती है, वो अपना काम टेंशन फ्री होके कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें जॉब से निकाल दिया जाए कल। एकदम से मैसेज आए कि आपका काम हो गया है, आप अच्छी बात है, आप आज तक काम करें, अब आप कहीं और जॉब ढूंढ लें। ये सिचुएशन नहीं बननी चाहिए एक कंपनी में। और इसमें एक सेकेंड पार्ट भी आता है कि किसी भी एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है जब वो एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। और जब तक वो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर सीख पाता है, अगर आपने उसका फिर से ट्रांसफर कर दिया तो जो इतनी मेहनत उसने करी वो बेकार गई, आपकी कंपनी का टाइम और रिसोर्सेज खराब हो गए। इसलिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी नहीं होने चाहिए। 13 प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये कहता है कि जो मैनेजर है उसे एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आइडियाज, अपने सजेशंस, अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उन्हें आगे बढ़ा के रखे। जैसे कि हमें कोई मैनेजर को कोई टारगेट सेट करना है तो उसे एम्प्लॉयज से सजेशन लेना चाहिए, उनका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कैसे क्या सिचुएशन और क्या टारगेट सेटअप करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होगा और उनके मोरल भी बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे और सपोर्ट करे ईच अदर को रेगुलरली, ताकि सब लोगों के अमंग क्या हो, ट्रस्ट डेवलप हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जिससे एक पॉजिटिव आउटकम और वर्क एनवायरनमेंट बनेगा हमारे कंपनी में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। फुल लेक्चर देखने के लिए थैंक यू एवरीवन।